उत्तराखंड, पेट्रोलियम राजस्थान, और नेचुरल गैस असम, यूरेनियम जो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मिनरल है, और ये हमारे पास कहाँ पे आंध्र प्रदेश में ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है अभी रिसेंटली। और थोरियम ये भी हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव मिनरल है, एंड केरला से ज़्यादा थोरियम प्रोड्यूस करता है। तो इस टेबल को आपने क्या करना है, आपने इसको याद करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बार इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। माइका इज मेनली यूज्ड इन, अगेन ये फिर से क्वेश्चन मिनरल से आया, तो हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो माइका जो हमारे पास मिनरल है उसका मेन यूज कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। जो आपके पास माइका है, ये कैसा आपका इस प्रकार का मिनरल है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपके पास हाई है, और इलेक्ट्रिकली कैसे है, इंसुलेटिव है, थर्मली कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिव। तो अगेन जैसे आपके पास जो टोस्ट मेकर्स होते हैं उस प्रकार की जो आपको हीटिंग रिक्वायर होती है, ठीक है, बाय द करंट जो आपको हीटिंग रिक्वायर होती है जैसे टोस्ट मेकर्स, वहां पे इसका पर्टिकुलर मिनरल का हमारा यूज होता है। इसी प्रकार से जो रेगुलर क्लास के बच्चे हैं, उनको मैंने क्लास में बताया हुआ है कि हमारे और मिनरल्स उनके क्या एप्लीकेशन है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी है प्लस वन की एनसीईआरटी उसमें गिवन है। जैसे फेल्ड्स्पार मिनरल है, ठीक है, आपको पता है कि हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा अबंडेंट मिनरल प्रेजेंट है, तो दैट इज फेल्ड्स्पार। सबसे अबंडेंट मिनरल कौन सा अर्थ में, हमारी फेल्ड्स्पार है। ये हमारा मेनली सिलिकन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये इसमें अबंडेंट क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकन एंड ऑक्सीजन से मोस्टली हमारा क्या बनता है, फेल्ड्स्पार बनता है। सबसे ज्यादा अबंडेंटली ये अर्थ क्रस्ट में क्या है, फेल्ड्स्पार प्रेजेंट है। फेल्ड्स्पार का यूज कहाँ पे होता है, सेरामिक एंड ग्लास मेकिंग में इसका यूज होता है, सेरामिक एंड ग्लास मेकिंग में। फेल्ड्स्पार के बाद हमारे पास क्या आता है, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स हमारी अर्थ क्रस्ट में उसके पास सबसे ज्यादा मौजूद मौजूद मिनरल है। क्वार्ट्ज का यूज कहाँ पे आता है, रडार एंड रेडियो मेकिंग में आता है। उसके बाद ऑल्सो लुक एट दी पायरोक्सिन, ये क्वेश्चन आगे बन सकता है। पायरोक्सिन, पायरोक्सिन का यूज कहाँ पे होता है, ये अगेन मिनरल हमारे पास ज्वेलरी एंड स्कल्पचर मेकिंग में इसका यूज होता है। तो ये स्पेलिंग इज रॉन्ग बट अगेन इट इज स्कल्पचर, ठीक है, SCULPTUR, स्कल्पचर मेकिंग में इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्फीबोल। एम्फीबोल का यूज कहाँ पे आता है, फाइबर मेकिंग इंडस्ट्री में आता है इसका, एम्फीबोल का फाइबर मेकिंग इंडस्ट्री। माइका देखो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सेम क्वेश्चन बन गया था ना, सेम क्वेश्चन। माइका इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। एंड ओलोवाइन का यूज कहाँ पे होता है, ज्वेलरी में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इससे आगे फ्यूचर में शायद क्वेश्चन बनने के काफी अच्छे हमारे पास चांसेस है, तो आपने इस पर्टिकुलर टेबल को याद कर लेना है, ठीक है। साथ में फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग, तो यू कैन आल्सो हैव अ लुक ऑन द पिक्चर ऑफ दीज मिनरल्स, आपको शायद मेमोराइजेशन में बेटर हेल्प करे। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Köppen climatic classification, the Great Northern Plains of India have which of the following climates? तो बेसिकली पूछ रहा है कि जो हमारे यहाँ पे नदर्न प्लेन्स है, ठीक है, नदर्न प्लेन्स में हमारा कौन सा टाइप का कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लाइमेट है। तो आपको दिख रहा है नदर्न प्लेन में CWG टाइप का हमारे पास क्या है, क्लाइमेट है। तो जो हमारे पास कोपन क्लासिफिकेशन है इसमें आपको कोड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हमारे पास चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट में, वहाँ पे भी मेंशन किया गया है, बाकी मैं एक बार आपको जल्दी से इन कोड्स के मतलब समझा देता हूँ। तो देखो, अगर मैं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन की बात करूं, नॉर्दर्न प्लेन में सी का मतलब क्या है आपके पास, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। डब्ल्यू का मतलब क्या है कि अगेन आपके पास जो विंटर है वो कैसी होती है, ड्राई, कि सर्दी के टाइम में यूजुअली बारिश नहीं होती। जी का मतलब क्या है, गंगेटिक प्लेन्स। तो जो आपको दिख रहा है हमारा यहाँ पे जो स्टेट्स आपको दिख रही हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये या कुछ जो नदर्न पार्ट ऑफ MP, एंड यहाँ पे कुछ नदर्न हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स वगैरह, यहाँ पे CWG टाइप का क्या रहता है, क्लाइमेट रहता है। नीचे और भी कोड देखो आप, AMW, ए का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा रीजन होता है, मैं पहले भी वैसे बता चुका हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में इलाका, तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट ए का। एम का मतलब मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो अगेन आपको पता है जैसे जो हमारा ये पर्टिकुलर इलाका है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होता है, तो यहाँ पे मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से क्या होती है, यहाँ पे बारिश होती है। तो मतलब वैसे मोस्टली थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे क्या रहती है, बारिश रहती है, बट एक्सेप्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पे बारिश नहीं रहती। तो एम मतलब मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, कि सर्दी के टाइम में यहाँ पे बारिश नहीं होती। AW का भी देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और डब्ल्यू का मतलब समर ड्राई है। लेकिन यहाँ पे कोड एम आ गया, एम का मतलब मॉनसूनल, यहाँ पे रिलेटिवली हमारे पास रेनफॉल अच्छी होती है देन दिस रीजन। एस का मतलब देखो अगेन ए ट्रॉपिकल, तो आपको पता ही है वैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस प्रकार से पास होके जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नीचे वाला आप सारा इलाका देख रहे हो, यहाँ पे ए तो पक्का आ ही रहा है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। ए एस का मतलब क्या है, ए एस का मतलब क्या है, समर ड्राई। आपको पता है जो पर्टिकुलर ये इलाका है आपका तमिलनाडु वाला,
यहाँ पे गर्मी के टाइम में क्या होती है, जब हमारी मॉनसून विंड्स आती है अराउंड जून, उस टाइम यहाँ पे बारिश नहीं आती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, विंटर्स के टाइम में बारिश आती है। जब आपकी नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून विंड वापस आती है, तो आपके यहाँ बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स बनते हैं, उनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा के यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला में क्या होती है, बारिश होती है। तो इसका मतलब समर ड्राई, लेकिन यहाँ विंटर में बारिश होती है, तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आया, यहाँ पे एस का मतलब समर ड्राई। अगेन यहाँ पे देखो, बी एस एच डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, बी एस एच डब्ल्यू हमारे पास यहाँ भी है। तो बी का मतलब क्या है, ड्राई क्लाइमेट, बी का मतलब क्या है, ड्राई क्लाइमेट। तो अगेन ड्राई क्लाइमेट। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, सेमी एरिड, की कंप्लीटली डेजर्ट नहीं है। डब्ल्यू का मतलब कंप्लीट डेजर्ट, की कंप्लीटली यहाँ पे क्या है, रेत के टीले है। एच का मतलब क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन। और डब्ल्यू का मतलब फिर से क्या आ गया आपके पास, विंटर ड्राई, की विंटर में बारिश नहीं होती। और आपको पता है ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कितना, 30 डिग्री नॉर्थ तक हमारे पास क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो ये अगेन यहाँ पे क्लाइमेट हमको दिख रहा है। डीएफसी मतलब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, ऐसे आपके जो ठंडे आपके फॉरेस्ट होते हैं, बर्फ बुर्फ भी गिरती है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ई का मतलब पोलर क्लाइमेट, जैसे पोलर रीजन में क्लाइमेट है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या है, पोलर क्लाइमेट होता है। तो ये मैंने काफी ब्रीफली आपको ये कंप्लीट ओपन क्लासिफिकेशन के कोड्स का क्या मतलब वो एक्सप्लेन कर दिया। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि नदर्न प्लेन्स में कौन से प्रकार का हमारे पास क्लाइमेटिक कोड चलता है, तो CWG चलता है, जो अगेन आपको क्लियरली इस पर्टिकुलर यहाँ पिक्चर से दिख रहा है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी मेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो मोस्टली हमारी ये ट्रोपोस्फेयर में क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है कि जो भी इंसोलेशन आता है, जो भी सोलर रेडिएशन आता है, तो पृथ्वी क्या करती है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद वापस क्या करती है, उसको एमिट करती है। जो पृथ्वी ने एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशन को वापस एमिट किया, इसको हमने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोल दिया। तो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वो क्या कर लेती है अपने अंदर, उसको मतलब क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, उसको इजिली बाहर नहीं जाने देती। जिसकी वजह से आपको दिख रहा है आपके यहाँ अर्थ के सराउंडिंग हमारा टेम्परेचर कैसा रहता है, वार्म रहता है। तो ये हमारे किसका काम होता है, ग्रीन हाउस गैसेज का काम होता है। जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या वो रेडिएशन पृथ्वी ने जो सूरज से रोशनी आई उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसको वापस एमिट किया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इस रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेज क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या रहता है, गर्म रहता है। तो अगेन कौन कौन सी मेरी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, इसके एग्जाम्पल देख लो। तो CO2 मेरी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। H2O, वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर गैसेज स्टेट में ये भी क्या है मेरे पास, ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बैन हो गए थे अराउंड 1980s, ठीक है, बिकॉज ये ओजोन होल को क्या कर रहे थे, उसमें छेद कर रहे थे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ये सारी क्या है मेरे पास, ग्रीन हाउस गैसेज है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास विच अमंग फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ सिलिका? तो आपको ग्लास बनाना है, ग्लास बनाने के लिए आपको सिलिका चाहिए। तो आपको सिलिका किस में से मिलेगा? ठीक है, तो अगेन सिलिका में किस में से मिलता है, हमें मिलता है सिलिका सैंड में से। तो आपने कई बार देखी होगी यार, सैंड, सैंड में कुछ एक चमकता हुआ एलिमेंट होता है। वो चमकता हुआ एलिमेंट बेसिकली क्या है हमारे पास, सिलिका है। नीचे पिक्चर भी यहाँ पे दिख रही है आपको, ये भी सिलिका है, लेकिन ये उतना रिफाइंड नहीं है। जब आप इसको और रिफाइंड करोगे और इसको बढ़िया क्रिस्टलाइज करोगे, तो इस प्रकार से कुछ आपको चमकता हुआ सिलिका दिखता है, और इससे हमारा क्या बनता है, ग्लास बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सैंड हो जाएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीनदयाल पोर्ट वाज अर्लियर नोन एज, जो दीनदयाल पोर्ट है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? देखो हमारे पास जो भी हमारे मेजर पोर्ट्स है कंट्री में, अराउंड 13 हमारे पास मेजर पोर्ट्स है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स, अगेन जो हमारे पास दीनदयाल पोर्ट था, अभी जो हमने नया नाम रखा है, पहले वो क्या था, वो हमारे पास पहले कांडला पोर्ट था। तो आप इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। इसी सेम तरीके से देखो, जो पहले हमारे पास कोलकाता पोर्ट था, उसका हमने नया नाम रखा है, अभी क्या रखा है उसका नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा हुआ है। तो शायद यहाँ से अगली बार क्वेश्चन बने, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको याद करो। कोलकाता पोर्ट का नाम अभी हमने क्या रखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एंड जो हमारे पास दीनदयाल पोर्ट पहले क्या था, वो कांडला पोर्ट था, इसका नाम हमने क्या रख दिया, दीनदयाल। एंड कलकत्ता का हमने रखा क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इसका नाम रखा हुआ है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the soil forming regime, which one of the following occurs in a region where evapotranspiration exceeds precipitation significantly? तो कहने का मतलब इस वर्ड का क्या है कि तुम्हारा यार इवेपोरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इवेपोरेशन क्या है,
ज्यादा है किससे? प्रेसिपिटेशन से। अगेन यूजुअली इस प्रकार का कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट में देखने को मिलता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इसने क्या दिए हुए सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस है। तो इन डिफरेंट कैल्सिफिकेशन है, लेटराइजेशन है, सोडोलाइजेशन है, ग्लेजियाइजेशन है। इनका मतलब क्या है सभी का देखते हैं। तो देखो कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, मैंने और भी प्रोसेसेस लिखी हुई है, तो आप इसको आराम से इन पर्टिकुलर इस वीडियो को आप जूम करके और चीजों के बारे में पढ़ सकते हो। बट मैं सीधा मेन जो हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल्स में मेंशन की गई उसके बारे में बात करूंगा। तो कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉइल। तो कहने का मतलब है कि आपकी मिट्टी में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन फॉर्मिंग रॉक था, एक ऐसा पत्थर जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर पत्थर है जब वो पानी में डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो वो पत्थर वहां से मतलब रिलेटिवली वहां से इरोड हो गया। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इवेपोरेशन हो गया, काफी गर्मी आ गई। जो आपका पानी था वो तो इवेपोरेट हो गया, पर पीछे क्या रह गया? प्रेसिपिटेट रह गया। प्रेसिपिटेट रह गया तो पीछे क्या रह गया हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट रह गया। तो इसे हमने क्या बोल दिया? कैल्सिफिकेशन बोल दिया। तो आमतौर पर डिजर्ट में भी सेम इसी प्रकार से चीजें होती हैं कि जो आपके आसपास के जो कुछ मिनरल्स होते हैं रॉक्स के या सैंड्स के, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि पीछे प्रेसिपिटेट रह जाता है और जो पानी है वो उड़ के चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? कैल्सिफिकेशन होता है। लेटराइजेशन क्या क्या होता है? जिस प्रकार से हमारी लेटराइट सॉइल होती है, आपको पता है लेटराइट सॉइल में हमारे पास क्या होता है कि लीचिंग होती है। ठीक है, तो लीचिंग होती है तो अगेन जिसमें आपके जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिटराइजेशन को बनाया हुआ है, तो इसमें आपकी लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब क्या? काफी हाई टेम्परेचर होता है आपका, काफी अगेन हाई रेनफॉल होती है। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे आपका ये आपकी होराइजन मैंने ड्रॉ किया, होराइजन ए एंड होराइजन बी ऑफ द सॉइल। तो आपने डिफरेंट होराइजन ऑफ सॉइल पढ़े हुए हैं। होराइजन ए जो टॉप सॉइल होती है, होराइजन बी, होराइजन सी एंड आर होराइजन। देखो आपके होराइजन ए में आपके आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के मिनरल्स प्रेजेंट है, प्लस सिलिका के प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर लिटराइजेशन में क्या होता है कि आपके जो सिलिका वाले मिनरल्स है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये वाले नहीं होते, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहीं रह जाते हैं। सिलिका वाले मिनरल क्या हो गए? टॉप सॉइल से, होराइजन ए से डिसॉल्व हो गए और सारे कहाँ चले गए? आपके होराइजन बी में चले गए। आपको पता है होराइजन बी में क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि अगेन आपका पानी रुक जाता है। पानी एंड आपके मिनरल का जो सॉल्यूशन है वहां रुक गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाद में फॉर एग्जांपल सरफेस के ऊपर अगर ज्यादा गर्मी है तो नीचे से पानी इवेपोरेट होकर निकल जाता है और यहाँ पे आपका क्या होता है? मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो होराइजन भी हमारी किस लिए फेमस है कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स डिपॉजिट आपको मिल जाते हैं। तो सिलिका फाइनली कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है? आपका होराइजन बी में डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेटराइजेशन कहते हैं। इसी प्रकार से देखो हमारे पास ऑप्शन में एक थर्ड टर्म था सोडोलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? अगेन देखो आपके होराइजन ए में आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, प्लस सिलिका भी प्रेजेंट है। जब बारिश हो रही है तो वो क्या कर रही है? आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उसने डिसॉल्व किया। अब जब इसको डिसॉल्व किया बह के नीचे गया, होराइजन बी में क्ले कंटेंट ज्यादा है तो रिलेटिवली इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा आपके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन मतलब मिनरल प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या आपका मिनरल प्लस वाटर यहाँ पे रुक जाता है। बाद में सरफेस के ऊपर मानो ज्यादा गर्मी है तो पानी तो नीचे से इवेपोरेट होकर ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाता है आपका? डिपोजिशन रह जाता है किसका? आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने क्या बोला? सोडोलाइजेशन बोल दिया। इसमें आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका होराइजन ए से कम हो रहा है और होराइजन बी में बढ़ रहा है। सिलिका आपका होराइजन ए में रह रहा है। लिटराइजेशन में उल्टा हो रहा है कि आयरन एंड आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो ऊपर रहा, सिलिका नीचे आ गया। तो ये हमारा क्या होता है? लेटराइजेशन होता है। इसी प्रकार से देखो उसमें एक लास्ट वर्ड क्या था? ग्लेजियेशन। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ग्रे क्ले अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन। तो ऐसा इसको देखो कि आपकी जो टॉप की जो मिट्टी है, ठीक है, आपकी जो टॉप की मिट्टी है उसके ऊपर दैट इज अ वाटर लॉक्ड सॉइल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपका ऊपर टॉप का क्या है? सॉइल है। अगेन अगर आप देखो ये आपकी पूरी जो ऊपर से मिट्टी है वाटर लॉक्ड है, मतलब यहाँ पे पानी काफी देर तक क्या है? जमा हुआ है। पानी काफी देर तक जमा हुआ है। जो आपकी नीचे वाली मिट्टी है वो कैसी बन जाती है? ब्लू या ग्रे कलर की, उसका कलर चेंज हो जाता है और काइंड ऑफ एक क्ले बन जाती है। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? उस प्रोसेस को हमने बोल दिया ग्लेजिएशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू या ग्रे क्ले अंडर वाटर लॉक कंडीशन। टॉप सरफेस पे आपका क्या है? पानी एक्यूमुलेट हो गया है, वहां से जा नहीं रहा, तो नीचे की मिट्टी कैसे बन जाती है आपकी? ब्लू या ग्रे कलर की वहां पे क्ले बन जाती है। उसे हमने क्या बोल दिया? ग्लेजिएशन बोल दिया। ठीक है, तो अगेन पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था? इन दी सॉइल, जब जहाँ ऐसा रीजन जहाँ पे आपका इवेपोरेशन ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन आपका क्या है? कम है, मतलब यूजुअली डेजर्टिक टाइप ऑफ कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है?
कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका अगेन जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट है वो पीछे रह जाते हैं, बाकी पानी क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्सिफिकेशन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये पूछा जा चुका है, काफी हाई चांसेस है इसके पूछने के। इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में हमारे पास क्या मौजूद है। तो अगेन देखो ये डिफरेंट डिसकॉन्टिन्यूटीज, मैं डिसकॉन्टिन्यूटीज का मतलब आपको पहले ही बताया था। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो डिफरेंट क्या है, अर्थ के अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के डिफरेंट पार्ट है। सबसे ऊपर हमारे पास देखो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद हमारे पास नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, मेंटल के बाद नीचे क्या होता है हमारे पास, कोर होता है। कोर की भी अलग से सब क्लासिफिकेशन है, तो अगेन हमारे पास इसमें भी ये आ जाता है, आउटर कोर, इनर कोर, अपर मेंटल, और इसके नीचे क्या होता है हमारे पास, लोअर मेंटल। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्रस्ट, क्रस्ट भी हमारे पास अपर क्रस्ट होती है और क्या होती है, एक लोअर क्रस्ट होती है। आपको मैंने बताया था कि इनके बीच में हमारे पास हमको क्या देखने को मिलती है, ये कुछ इस प्रकार से इनकी जो बाउंड्री, इसको मैंने क्या बोल दिया, डिसकॉन्टिन्यूटी बोल दिया। जैसे ये पर्टिकुलर मैं डिसकॉन्टिन्यूटी ये ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरे क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में है। इस ये बेसिकली डिसकॉन्टिन्यूटी है क्या, ये एरिया ऑफ ट्रांजिशन है। एक एरिया ऑफ ट्रांजिशन, जैसे ऊपर आपके पास क्रस्ट है, नीचे अपर मेंटल है, इस एरिया ऑफ ट्रांजिशन में क्या होता है, आपको क्रस्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है एंड कुछ अपर मेंटल की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, डिसकॉन्टिन्यूटी बोल देता हूँ। तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूटी है। ये देखो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में ये भी क्या है, कंप्लीट पूरी पीछे को, ये भी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी है। ये भी अगेन देखो आपकी लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी है। इसमें आपको किसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, लोअर मेंटल की भी देखने को मिलेगी एंड आउटर कोर जो हमारा लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है, इस छोटे से रीजन में। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, एयर ऑफ ट्रांजिशन या डिसकॉन्टिन्यूटी इसको हमने बोल दिया। अब इनके अलग अलग नाम है, फॉर एग्जाम्पल देखो लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी, इसके बीच में है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमारे पास क्या है, लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी है। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी यही पूछ रहा था कि सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में कौन सी हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। इन द सेम है देखो आउटर कोर एंड हमारे पास ये जो लोअर मेंटल, इसके बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम क्या है, गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगली बार भी किसी एनडीए सीडीएस में फिर से पूछा जा सकता है। रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे पास क्या है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच की ये जो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी है, एरिया ऑफ ट्रांजिशन है, इसे हमने क्या बोल दिया, रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी बोल दिया। अगेन देखो लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में क्या है, मोरोविक, और कॉनरॉड किसके बीच में है, ये अपर क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, नीचे ओशनिक क्रस्ट, इसके जो बीच की ये एरिया ऑफ ट्रांजिशन है, इसको हमने क्या बोल दिया, कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटीज को बोल दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इसको आप लोग फिर से देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका आप पिक्चर ले लो या इसको फिर से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्पीशीज इज फाउंड इन द हिमालय। तो इसने बेसिकली तीन हमको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा कि हमको हिमालयस में कौन कौन से इसमें ट्री या फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट इसने क्या दिया, ओक, सेकंड इज रोडोडेंड्रॉन, थर्ड इज रोजवुड। तो अगेन ये फॉरेस्ट चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। सो दिस एज यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज एन ओक ट्री, दिस इज रोडोडेंड्रॉन। ये हिमाचल प्रदेश का क्या है, नेशनल फ्लावर भी है रोडोडेंड्रॉन, पिंक कलर का। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, रोजवुड। तो हिमालयस में इनमें से कौन कौन से प्रकार के प्लांट या फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो अगेन इस प्रकार के क्वेश्चन अगली बार बनेंगे, बट किस प्रकार से बनेंगे वो देखो। तो आपको पूछेगा कि आपको उसने एग्जाम्पल दिए होंगे कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप के ट्रीज के एग्जाम्पल दिए, और पूछेगा कि बताओ ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल डेसिडियस में कौन से प्रकार के पेड़ या फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपको पर्टिकुलर टेबल बनाया है यार, इसको आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पता है, जहाँ पे पूरे साल भर ही क्या रहती है, बारिश रहती है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, रोजवुड ट्री, जो वैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो रोजवुड ट्री हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखने को मिलता है। सेकंड ऑप्शन इज सेकंड इज एबनी एंड थर्ड इज मेहगनी। ये तीनों पेड़ किस प्रकार के, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के पेड़ है, जो वहां देखने को हमको क्या मिलते हैं। ठीक है, तो ये टेबल ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप याद कर लो, बिकॉज इससे काफी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस है हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो रोजवुड, एबनी एंड मैगनी हमें कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट अगेन ये हमारे पास क्या होता है, एक एरिया ऑफ ट्रांजिशन होता है। अगेन जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहां किस प्रकार के पेड़ मिलते हैं, व्हाइट सिडार एंड केल, क्या में क्या मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या मिलता है, टीक, साल, शीशम, महुआ, बैम्बू, सैंडलवुड हमें वहां देखने को मिलता है।
ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, अगेन ये डेजर्ट वाला आ गया। डेजर्ट के अगेन जब आप पास जाते हो तो आपको सेमी एरिड रीजन में क्या मिलता है, इस प्रकार के ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। वहाँ किस प्रकार के हमारे पास ट्रीज होते हैं, बबूल का पेड़, एशिया घास, नीम, पलास, ये कहाँ मिलता है हमें, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। फिफ्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट, अगेन जो हमारे हिमालयस वाले हैं, वहाँ किस प्रकार के मिलते हैं हमें, सिल्वर फीस, जूनिपर्स, देवदार, विलोस, रोडेंड्रॉन, चीर, पाइन बेल्ट एक्सेट्रा। तो रोडोडेंड्रॉन तो हमारी इस वाले ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली मतलब क्या है, हिमालयस में देखने को मिलता है। लिटोरल स्वैम्प या मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो दलदली प्रकार के हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हमारे सुंदरबन डेल्टाज हो गए, वहाँ किस प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं, तो वहाँ देखने को मिलते हैं हमें सुंदरी ट्रीज, कोकोनट एंड पाम हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने इनको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ देखो रोडोडेंड्रॉन मैंने लिखा हुआ है, अगर मेरे को ये याद है तो मैं सिंपली देखो ऑप्शन से एलिमिनेशन का यूज कर सकता हूँ। ये रोडोडेंड्रॉन मेरे को हिमालय में मिलेगा और रोजवुड मिलेगा मेरे को एवरग्रीन में। तो देखो रोजवुड मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 2 3 लिखे हुए थे। ओक वाज 1, रोडेंड्रॉन वाज ऑप्शन नंबर 2 एंड रोजवुड वाज ऑप्शन नंबर 3। तो रोजवुड तो यार देखो एवरग्रीन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो एलिमिनेट हो गया, मतलब बी और सी एलिमिनेट हो गया। अब ए और डी बचा। तो ओक मैंने वैसे ऑप्शंस में लिखा नहीं था, मैंने रोडेंड्रॉन ऑप्शन में लिखा, तो मतलब 2 तो पक्का हिमालय में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, सीधा 1 और 2 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस प्रकार से देखो, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज भी नहीं है ना, तो अगेन जितनी भी आपको नॉलेज, उससे भी आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन को डिड्यूस कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे पेड़ क्या कर लो आप, याद कर लो, तो शायद यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाए, और वेरी हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, इनमें से उसने एग्जांपल दिए कि इनमें से इग्नियस रॉक कौन सा नहीं है, ग्रेनाइट, स्लेट, बसाल्ट एंड गैब्रो। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टेबल फिर से बनाया हुआ है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मैंने, तो इसको आप क्या करो, याद करो, ठीक है। ये ज्यादा है नहीं, नीचे मैंने पिक्चर में तो काफी ज्यादा रॉक्स में से लगाए हुए हैं, आपको ये सारे याद करने की जरूरत तो नहीं है, ये तो बस आपके देखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखो कि किस प्रकार के आपके रॉक, क्या कलर है उनके। तो लेकिन आपको ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये एग्जांपल्स है, ये आपको पक्का याद होने चाहिए, ठीक है। देखो ग्रेनाइट हमारे पास क्या है, इग्नियस रॉक है, ठीक है। तो अगेन ये ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया, हट गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास और क्या है, गैब्रो, गैब्रो अगेन इज व्हाट, हमारे पास इग्नियस रॉक है। बसोल्ट भी हमारे पास क्या होता है, इग्नियस रॉक होता है हमारे पास। जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो आपके जमीन के बाहर जो लावा आता है ठंडा होने पे, वैसे बसोल्ट टाइप का इग्नियस रॉक बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 स्लेट हो जाएगा। स्लेट यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक में भी लिखा हुआ है। तो अगेन देखो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका भी जैसे मैंने टाइप्स ऑफ रॉक का बनाया हुआ है, इसके एग्जांपल्स याद करो। ये ऊपर अगेन आई एम रिपीटिंग, जो फॉरेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो टाइप ऑफ ट्रीज है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो और भी मैंने टेबल बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, कि सबसे ज्यादा स्टेट में कौन से ज्यादा मिनरल प्रेजेंट है, ये सारी चीज आप डायरेक्टली यहाँ से याद करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज अगली बार इसी टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। Now let us come to the next question. Which one of the following statement is or are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस, एंड ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है। कह रहा हाइपोसेंटर क्या है, हमारे पास सरफेस के ऊपर पॉइंट है, नियरेस्ट टू द फोकस, गलत। ये पॉइंट हमारे पास हाइपोसेंटर नहीं होता, एपिसेंटर होता है। तो देखो क्या होता है कि यार अर्थक्वेक जब आपका आता है तो क्या होता है ना, पृथ्वी के अंदर आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। तो जो पॉइंट आपके पृथ्वी के अंदर जहाँ मैसिव एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, नहीं तो इसका दूसरा नाम क्या हमारे पास, हाइपोसेंटर है। तो लेकिन ये क्या कह रहा था, हाइपोसेंटर आपके पृथ्वी के सरफेस के ऊपर है, गलत है। तो फोकस का दूसरा नाम ही हाइपोसेंटर है। पृथ्वी के अंदर जहाँ आपकी मैसिव अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज हो रही है, अब ये एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, सरफेस पे भी पहुंचेगी, सरफेस वेव्स के फॉर्म में, बॉडी के अंदर भी ट्रेवल करती है, बॉडी वेव्स के फॉर्म में, पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, इस प्रकार से ट्रेवल करती है। अब सबसे पहले जहां पे आपकी सरफेस के ऊपर ये फोकस से जो आपकी एनर्जी पहुंची या आपकी वेव्स पहुंची, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर। एपिसेंटर में सबसे पहले क्या होता है, अर्थक्वेक की वेव्स पहुंचती है, एपिसेंटर, ठीक है। कई बार हम सुनते भी है, एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक वाज दिस दैट, ठीक है। तो एपिसेंटर पृथ्वी के ऊपर वो पॉइंट है जहां सबसे पहले क्या पहुंची, अर्थक्वेक की वेव पहुंची। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो इट इज नॉट द हाइपोसेंटर बट द एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस। तो यहाँ पे हाइपोसेंटर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था हमारे पास, यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास एपी सेंटर, ठीक है। तो इट वाज एपिसेंटर नॉट हाइपोसेंटर। उसके बाद देखो वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज हायर इन डेंसर मटेरियल, जाहिर सी बात है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड होती है, आपको पता है सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करती है, बिकॉज सॉलिड इज मोर डेंसर, तो वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। अगर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया।
अब देखो थर्ड तो मेरे पास सही है, बी और डी भी क्या कह रहा है, थर्ड तो सही है और सी सही है, तो डायरेक्टली देखो इसका आंसर बी आ गया बिना थर्ड ऑप्शन को देखे हुए। बट फिर भी हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे बिकॉज वी आर लर्निंग, हमने आंसर ही निकालना, हमने यहाँ पे भी पढ़ना है, सीखना है फ्यूचर के लिए। तो पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो बिल्कुल सही बात है। देखो पी वेव्स एंड एस वेव्स क्या है, मेरी बॉडी वेव्स है। तो अर्थ में की दो टाइप की वेव्स होती है, बॉडी वेव्स और क्या होती है हमारे पास दूसरी, सरफेस वेव्स होती है। दिस इज व्हाट बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स मतलब जो पृथ्वी के सरफेस के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जो पृथ्वी के सरफेस के अंदर ट्रेवल कर रही है, दीज आर व्हाट, दीज आर बॉडी वेव्स, ठीक है। अब जब ये बॉडी वेव सरफेस के पास पहुंचती है, तो सरफेस के पास भी क्या होता है, हमारे पास कुछ रॉक्स होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। जब हमारी ये बॉडी वेव इन सरफेस के रॉक्स के पास क्या कांटेक्ट में आती है, तो हमारी सरफेस के ऊपर अब नई प्रकार की क्या होती है, वेव जनरेट हो गई। ये हमारे पास कौन सी हो गई, सरफेस वेव्स हो गई। और ये जो अर्थ असली में जो डिस्ट्रक्शन होती है अर्थक्वेक की वजह से, वो सरफेस वेव्स की वजह से ही हमारे पास होती है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सी सिस्मोग्राफ में सबसे पहले कौन सी वेव रिसीव होती है, हमारे पास पी वेव रिसीव होती है। उसके बाद कौन सी होती है, एस वेव्स रिसीव होती है। सबसे लास्ट में कौन सी रिसीव होती है, एस वेव। आप देखो कितना बड़ा एम्पलीट्यूड है इन वेव्स का। तो ये बड़ा एम्पलीट्यूड मतलब इनकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है पृथ्वी के सरफेस पे, वो भी कैसी होती है, बड़ी होती है। तो ये चीज है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारे पी वेव्स के बारे में, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है ये चीजें, आपने पढ़ा भी होगा कि पी वेव्स आपकी क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर पाती है, और एस वेव्स आपकी ओनली सॉलिड में ही ट्रेवल करती है। और देखो शेडो जोन, अगेन शेडो जोन क्या होता है कि जब आपकी पी वेव्स है ये आपके अर्थ के कौन कौन से इलाके में रिसीव नहीं हुई, उसे मैंने क्या बोला, शेडो जोन बोल दिया। तो आपको पता है जो एस वेव का शेडो जोन है वो कैसा होता है, बड़ा होता है हमारी पी वेव से। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिफरेंट वीडियोज में कवर कर लिया, तो आप इस चीज को वहां पे भी देख सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट या इनर मोस्ट इंट्रूसिव रॉक, ठीक है, इंट्रूसिव रॉक। तो ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है हमारे पास। तो देखो क्या होता है कि पृथ्वी के आपको पता है नीचे से एस्थेनोस्फीयर, एक मॉल्टन, जहाँ पे हमारे मॉल्टन रॉक होता है, उससे जब ऊपर क्या होता है, मैग्मा आता है। मैग्मा इज व्हाट, मॉल्टन रॉक, पिघला हुआ पत्थर। तो अगर आपका पिघला हुआ पत्थर आपके पृथ्वी के नीचे ठंडा हो जाए तो सॉलिड बन जाएगा और एक बड़ा पत्थर बनेगा। वो जो बड़ा पत्थर बनता है नीचे देखो, उसे हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। जो बैथोलिथ होता है हमारे पास, जो बड़े बड़े पहाड़ होता है ना, उनका बेस क्या होता है, बैथोलिथ ही होता है। कि पृथ्वी के डीप अंदर जब आपका मैग्मा, मैग्मा मतलब मॉल्टन रॉक, पिघला हुआ पत्थर जब ठंडा हो जाता है तो बड़ा पत्थर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी देख लो आप, क्या है, एक आपके पास लैकोलिथ है। लैकोलिथ क्या है, डोम लाइक बैथोलिथ, डोम लाइक, जैसे डोम होता है ना गुंबद ऊपर से, उसी प्रकार से ही क्या होता है, लैकोलिथ होता है। यहाँ से इसका बेस फ्लैट है, ऊपर से कैसा है, डोम की तरह, गुंबद की तरह है। इसे हमने क्या बोल दिया, लैकोलिथ, लैकोलिथ बोल दिया। डाइक क्या होता है, जब आपका मैग्मा वर्टिकली ऊपर आ रहा था, अब ऐसे वर्टिकली जब आपका क्या हो गया, ये मैग्मा ठंडा हो गया, तो एक कौन सा फीचर हमारे पास, डाइक। वर्टिकली अगर आपका मैग्मा फ्रीज हो गया तो उसे हमने क्या बोल दिया, देखो इसे मैंने बोल दिया क्या, डाइक। इसको भी क्या बोल दिया, डाइक बोल दिया। और यहाँ देखो आपको हॉरिजॉन्टली आपका मैग्मा क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है और ये पत्थर बन गया, इसे हमने क्या बोल दिया, सिल्स। सिल्स है, हॉरिजॉन्टली आपका मैग्मा ठंडा हो गया। डाइक है, वर्टिकली आपका मैग्मा ठंडा हो गया, दैट इज डाइक। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ हमारे मेन फीचर्स है। बट एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर मोस्ट, सबसे सबसे लोअर मोस्ट आपको कौन सा फीचर देखने को मिलता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज बैथोलिथ। यहाँ पे ऑप्शन में एक और टर्म लिखा होता है, लोपोलिथ। लोपोलिथ का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है, डोम लाइक बैथोलिथ, की बेस कैसा है, इसका फ्लैट है और ऊपर से कैसा है, गुंबद की तरह है, डोम की तरह है। अब इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा क्या होगा, लोपोलिथ, ऊपर से पूरा फ्लैट है और उल्टा काइंड ऑफ आप उसको कह लो डोम उल्टा, या कुछ क्या है हमारे पास, ये डिप्रेशन है, इसको हमने क्या बोल दिया, लोपोलिथ बोल दिया। तो ये है हमारे पास। Now let us come to the next question. If it is 12 noon in London, if it is 12 noon in New Delhi, then what will be the time in London? कह रहा है दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं, तो लंदन में क्या होगा। तो हम सभी को पता है, ठीक है, कि जो लंदन का टाइम है वो हमारे इंडिया से कितना है, 5.5 घंटे पीछे है। तो अगेन आपको पता है, ये जो हमारे पास क्या है, प्राइम मेरिडियन, ये हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, वैसे प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 0 डिग्री। ये क्या हमारे पास 0 डिग्री है, और अपना यहाँ पे क्या है, इंडिया है। तो अगेन अपने जो इंडिया का जो टाइम है हमारे पास, किसके अकॉर्डिंगली लेते हैं हम, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के हिसाब से लेते हैं। तो अगेन हमारे बीच में कितने का
फर्क है, हमारा टाइम उनसे 5.5 घंटे आगे है। 5 आवर 30 मिनट्स क्या है, हम उनसे आगे है। तो बस सिंपल सी बात है, अगर हमारे यहाँ 12 बजे हैं तो 5.5 घंटे पीछे कर लो। 12 में से अगर आप 5.5 घंटे पीछे करोगे तो टाइम कितना बनता है? इट इज 6:30 AM। AM PM का ध्यान रखना, इट इज व्हाट, 6:30 AM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन? न्यू दिल्ली, काठमांडू, थिम्पू, ढाका। ठीक है, तो इनमें से कह रहा है सबसे नदर मोस्ट पे कौन सी जगह है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यू दिल्ली है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, काठमांडू। यहाँ पे क्या है हमारे पास, थिम्पू भूटान कैपिटल। यहाँ पे क्या है नीचे, ढाका। केरल में सबसे नदर मोस्ट पे कौन सा हमारे पास पॉइंट होता है? तो काफी मतलब एक रिस्की क्वेश्चन मतलब है। तो अगेन आपको काफी केयरफुल मैप ऑब्जर्व करना होता है। बट स्टिल देखो मैंने क्या किया, इन डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज कैपिटल्स है, इनके मैंने लैटिट्यूड लिख लिए। अब सबसे नदर मोस्ट लैटिट्यूड इसमें किसका है? न्यू दिल्ली का है। तो देखो काफी पास पास में पूछा गया था ये क्वेश्चन। काठमांडू का 27.71 डिग्री नॉर्थ, थिम्पू का 27.47 डिग्री नॉर्थ, ढाका का 23.81 डिग्री। ढाका तो क्लियरली पता ही लग रहा था कि वो नॉर्थ में नहीं है, काठमांडू या थिम्पू लग रहा था। बट अगेन अगर चेक दी लैटिट्यूड ऑफ न्यू दिल्ली, तो ये उनसे भी नॉर्थ में मौजूद है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का लैटिट्यूड कैसा है, सबसे ऊपर है उनमें से। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम जीरो ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन है। तो कह रहा है जो आपके पास यहाँ पे, मैं इसको स्ट्रेच कर दूं और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड। तो कह रहा है नॉर्थ पोल और जो नीचे साउथ पोल है वहां पे लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है, जो बिल्कुल सही बात है। देखो ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार से जो हमारे पास ये वर्टिकल जो लाइंस होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो आप देखो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या है, ये जो पर्टिकुलर ये नॉर्थ पोल है ना, यहीं से डिफरेंट डिफरेंट क्या लॉन्गिट्यूड्स हमारे ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस क्या है, के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास? नियरली जीरो है। और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे हमारे दो लॉन्गिट्यूड के बीच में? तो दिस इज व्हाट, इक्वेटर। तो इक्वेटर पे क्या होता है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तो दिस इज इक्वेटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है वहां पे? इट इज अराउंड 111 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 111 किलोमीटर्स। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, एंड वो इक्वेटर पे होता है। जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो, आपका डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज डिक्रीजिंग, एंड फाइनली एट नॉर्थ पोल और साउथ पोल द डिस्टेंस बिकम्स जीरो। तो जो स्टेटमेंट वन है, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड बिकम जीरो ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल, इज ट्रू। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है, बताया इक्वेटर पे 111 किलोमीटर के अराउंड होता है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। तो कितने लॉन्गिट्यूड है, कितने लैटिट्यूड है? तो अगेन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। टोटल हमारे पास कितने हैं? 360 क्या है लॉन्गिट्यूड है, एंड 181 हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड्स है। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लैटिट्यूड की बात बताऊं, तो इक्वेटर का 0 डिग्री होता है। और 0 डिग्री से आपको पता है ऊपर हमारे पास नॉर्थ पोल तक कितना है, 90 डिग्री तक जाता है नॉर्थ तक। तो अगेन, और नीचे हमारे पास साउथ पोल में कहाँ तक जाता है? 90 डिग्री साउथ तक जाता है हमारे पास। वोट ऐसे लैटिट्यूड हमारे पास जाते रहते हैं। तो देखो जीरो, वैसे 1 से लेकर 90 तक यहाँ पे कितने लैटिट्यूड हो गए? 90 हो गए, +1 0 डिग्री को मिला के वो भी लैटिट्यूड है, प्लस कितने हो गए हमारे पास? 90 नीचे हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 181 हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स हो गए। अगर मैं सेम ऐसे बात करूं कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, तो मेरे पास टोटल 360 क्या होते हैं हमारे पास? लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो आपको पता है कि हमारे पास बीच में क्या होता है? 0 डिग्री होता है, बीच में 0 डिग्री होता है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं, हम कहाँ तक ड्रॉ करते हैं इसको? 180 डिग्री ईस्ट तक ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे अगेन वेस्ट में कहाँ तक करते हैं? यहाँ भी 180 डिग्री तक करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री तक यहाँ पे भी हम करते हैं ड्रॉ इसको, वेस्ट। तो देखो वैसे कायदे से देखें तो यहाँ पे अगेन हमारे पास कितने होने चाहिए? अगर तो टोटल मिला के अगर हम इसको यहाँ से करें, फॉर एग्जांपल 1 से यहाँ पे 180 हो गया, 180 आपका इस तरफ हो गया, 180 आपका इस तरफ हो गया, और आपके पास कितना हो जाएगा? बीच में आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास यहाँ से देखो तो 361 हो रहे हैं। तो अगेन बट यहाँ पे क्या कह रहा है? 360 है। तो अगेन आपको एक और मैं बात बताऊं, जो 180 डिग्री वेस्ट है ना और 180 डिग्री ईस्ट है, वैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट अलग अलग किया है, बट एक्चुअली में जब, क्योंकि आपका पूरा मैप क्या है, पूरा आपका ग्लोब अराउंड है, तो 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट के इंटरसेक्ट करके एक ही लॉन्गिट्यूड होता है। तो इट इज नॉट 361 बट 360। तो अगर मैं इसमें से वापस एक माइनस कर रहा हूँ तो कितना बन गया मेरे पास? 360 बन गया। 1 माइनस क्यों किया?
बिकॉज 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट दे आर अ कॉमन लॉन्गिट्यूड, वो कोई दो अलग अलग नहीं है, वो एक कॉमन ही है। और वही तो मेरे पास क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। तो ये जो मैंने इनको दो अलग अलग काउंट किया था उसको मैंने वापस माइनस भी कर लिया, तो टोटल लॉन्गिट्यूड मेरे पास कितने हो जाते हैं, 360 हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर पेपर हमने सॉल्व कर लिया, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को फिर से देख सकते हो। एंड दिस पीवाईक्यूज एज आई सेड अर्लियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीडीएस और एनडीए प्रिपरेशन। तो आप इसको सारी सीरीज जो चली हुई है इसको आप देख सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।